हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट जो है क्लास 12th जो है यहाँ पर हम कर रहे थे जो है क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये जो चैप्टर है इसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये वाला हमने कर लिया था। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका जो है चैप्टर क्लास 12th ये जो हमने स्टार्ट किया था, तो ये सब हमने कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है, यहाँ पर जो पहला चैप्टर है ये जो हमारी बुक का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है क्लास 12th की, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी वाली मिलने वाली है, यानी थ्योरी ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरी होने वाली, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। जब स्वतंत्रता का समय था, वहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो वो बता रखा है। तो आर्थिक विकास की दर जो है यहाँ पर आर्थिक विकास की निम्न दर, जो आर्थिक विकास हो रहा था भारत के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, निम्न दर हो रही थी। यानी जो आर्थिक विकास है भारत का, यहाँ पर क्या है आर्थिक विकास। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से, मैं यहाँ पर देखिए ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ भारत इस तरह से, कुछ कुछ तो बन ही जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से भारत बना देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अजीब बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो भारत है, यहाँ पर जो भारत की स्थिति थी क्या थी, जो भारत की यहाँ पर लोग रहते थे भारत में, जो इसकी स्थिति थी, क्या है स्थिति, वो बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब यहाँ पर भारत में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब हो रखी थी स्थिति, क्योंकि यहाँ पर विकास की निम्न दर थी। क्या थी, यहाँ पर जो है विकास की निम्न दर थी, विकास की दर जो है अच्छी नहीं थी। ठीक है, विकास की दर क्या है, अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर विकास की दर अच्छी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसमें यही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए औपनिवेशिक सरकार ने जो है कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई जो है प्रयास नहीं किए। तो क्यों थी यहाँ पर जो है विकास की दर धीमी, यहाँ पर कुछ कारण दे रखे हैं कि सरकार ने जो है कदम नहीं उठाए और सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रयास नहीं किया भारत को और जो है विकास की ओर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था, औपनिवेशिक सरकार थी। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश लोग जो है राज कर रहे थे। मान लीजिए यहाँ पर ये आदमी जो है ये ब्रिटेन का व्यक्ति है। अब ये ब्रिटेन का व्यक्ति क्या करता है, भारत में रह रहा है, यहाँ पर औपनिवेशिक शासन काल चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भारत का व्यक्ति, यहाँ पर ब्रिटेन का व्यक्ति भारत के अंदर जो है एक मशीन लगाएगा और यहाँ से कोयला, खनिज तेल सब कुछ निकालेगा और लेकर जाएगा अपने देश में। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन में लेकर जाएगा। अब ये ब्रिटेन में लेकर आ चुका है और यहाँ पर जो है इस अपने देश का विकास करेगा और यहाँ पर भारत का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिस कारण से जो है भारत का विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो भारत का विकास जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, भारत का हो रहा था शोषण और ब्रिटेन जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये तो इन सरकार ही ने सोच रखा था विकास तो करना नहीं है, हमें ब्रिटेन का विकास करना है। इसीलिए भारत का जो है यहाँ पर ना तो राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया गया, ना प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान दिया गया, उसका अनुमान ही नहीं लगाया गया। ठीक है, कोई भी प्रयास नहीं किए गए। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के मापने का, देखिए के मापन का प्रथम प्रयास जो है व्यक्तिगत स्तर पर जो है 1876 में भारत के लिए जो है ग्रैंड यहाँ पर ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है 1876 में जो है यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय निकालने का प्रयास किया था, यानी प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। ठीक है, किसने निकाली थी, यहाँ पर आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो यस जो है यहाँ पर देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि
कि आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर इसमें से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है और यहाँ पर इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पहली बार जब यहाँ पर जो प्रयास किया गया, यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय निकाली गई 1876 में निकाली गई, और किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड गोल्डमैन यहाँ पर कहा जाता है, ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर आर बी राव यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, के अनुसार जो है सकल देशीय उत्पाद में जो है वार्षिक वृद्धि दर जो है केवल 2% थी। यानी सकल देशीय उत्पाद, जो कि पूरे देश का जो उत्पादन था उसमें जो वृद्धि हुई केवल 2% हुई, तथा प्रति व्यक्ति आय में जो है वार्षिक वृद्धि जो है 0.5% हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा कम जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही थी। यानी लोगों की जो आय है, इनकम है, कमाई है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कम वृद्धि हो रही थी। यानी सिर्फ 0.5% की वृद्धि हो रही थी। अब देखिए 1947 में प्रति व्यक्ति आय मात्र जो है 280 रुपये थी। यानी एक व्यक्ति की जो है प्रति व्यक्ति की आय 280 रुपये ही एक व्यक्ति को मिलते थे 1947 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तत्कालीन राष्ट्रीय आय के अन्य जो है यहाँ पर अनुकर्ताओं में जो है प्रमुख थे। तो क्या है, तत्कालीन राष्ट्रीय आय के अन्य अनुकर्ताओं में प्रमुख थे। कौन कौन प्रमुख थे? देखिए विलियम डिग्बी और यहाँ पर फिंडले सिराज, यहाँ पर RDC देसाई। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय तथा अनुकर्ताओं में, जो राष्ट्रीय आय के अनुकर्ता थे उनमें जो है मुख्य यहाँ पर भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पर ये 4 लोग हैं, तो आपको इनकी नाम याद रखने हैं। ठीक है, आप यहाँ ज़्यादा याद नहीं करने, आप 2 याद रख लीजिए तो बहुत है। ठीक है, इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार रिवीजन में करा देता हूँ क्या है हमारा, यहाँ पर क्या था अभी तक। आप यहाँ पर काफ़ी लंबा हो गया तो आप भूल गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, और यहाँ पर जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली जो है आर्थिक विकास की निम्न दर, यानी विकास जो है बहुत कम हो रहा था। क्यों हो रहा था, इसके कारण दे रखे हैं, ये सारे के सारे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय पर, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। दूसरा, यहाँ पर क्या है, प्रति व्यक्ति आय का मापन भी नहीं किया गया था। भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बताया कि 2% इतना ही था प्रति व्यक्ति आय। और यहाँ पर देखिए वार्षिक सकल देशीय जो उत्पाद है उसमें सिर्फ 2% की वृद्धि हुई थी। और साथ में जो है 5 प्रति व्यक्ति आय में जो है 0.5% की वृद्धि हुई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि सकल देशीय उत्पाद क्या है, इसे बोलते हैं GDP। ठीक है, जो देश की GDP होती है उसमें सिर्फ 2% जो है वृद्धि हुई है। और प्रति व्यक्ति आय मतलब देश में प्रत्येक एक व्यक्ति की आय यहाँ पर 0.5% थी, और 1947 में ये 280 रुपये ही थी। ठीक है, तो इतना था। तो यहाँ पर कुछ नाम है जिन्होंने यहाँ पर दिखाया है, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर क्या किया, कुछ किया है। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं ख नंबर है हमारा, क्या है, कृषि का बिछड़ापन। दूसरा कारण है हमारा कृषि का जो है बिछड़ापन, कि हमारी कृषि जो हो रही थी, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश था। ठीक है, कौन सा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो हमारा भारत देश क्या है, कृषि प्रधान है। तो हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान है, यानी कृषि प्रधान है। लेकिन कृषि प्रधान होने का क्या फायदा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पिछड़ापन था कृषि में, क्यों था, कृषि प्रधान होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर नई तकनीक नहीं थी, वही मजदूर ही काम कर रहे थे और पुरानी परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे यहाँ पर क्या है, बिछड़ापन चल रहा था, जिससे जो है निम्न कारण थे। और क्या क्या कारण हो सकते हैं वो भी हम नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या कारण है, देखिए, जमींदारी और महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा। तो यहाँ पर कुछ प्रथाएं थी जमींदारी की है। जमींदार लोग क्या करते थे, गरीब लोगों को जो है यहाँ पर जमींदारी अपनी चलाते थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो जमींदारी करते थे। महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, तो यहाँ पर कुछ ये जो है यहाँ पर प्रथाएं चल रही थी। उसके बाद आता है 1947 में
जो है राष्ट्रीय आय में जो है कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगभग 95% थी। यानी 1947 की बात करें तो वहाँ पर जो है 95% कृषि क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आय की भागीदारी रही ना, राष्ट्रीय आय में जो है कृषि क्षेत्र की भागीदारी रही है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी जो निकली है, ठीक है, यहाँ पे एनएनपी जो है निकली है यहाँ पर जो है, तो ये जो एनएनपी है यानी नेशनल इनकम जो निकली है वो है हमारी यहाँ पर 90% जो निकला है उसमें से कृषि क्षेत्र ही 90% यहाँ पर भागीदारी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यवसायीकरण का दबाव था, यहाँ पर नील आदि का उत्पादन, तो यहाँ पर व्यवसायीकरण मतलब व्यवसायी जो चाहते थे कि वहाँ पर जो कृषि क्षेत्र में नील की खेती की जाए, क्योंकि वहाँ पर नील की खेती से अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन इसका नुकसान भी था। क्या नुकसान था? यहाँ पर इससे ये नुकसान था कि यहाँ पर जब भी ये जो पैसे तो अच्छे मिलते थे, लेकिन नुकसान ये था कि यहाँ पर जो उनके खेत जो हुआ करते थे, यहाँ पर जो खेत हुआ करते थे किसानों के, वो खराब हो जाते थे। ठीक है, खराब हो जाते थे, मतलब जो है यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक उनके यहाँ पर खेत नहीं चल पाते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नील की खेती से यहाँ पर इनकी मिट्टी की उर्वरकता पर जो है यहाँ पर क्या पड़ता था, प्रभाव पड़ता था, जिसकी वजह से ये कृषि के लिए उपजाऊपन ये खत्म होता जा रहा था। और लेकिन व्यवसाय था, अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो यहाँ पर उत्पादन करना था, तो ये चीज़ थी। आगे देखते हैं 1947 में जो है 75% से अधिक जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी। तो 1947 के पहले की बात करें तो है उस समय जो है 75% से भी ज़्यादा संख्या जो है यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर काम कर रही थी। देश के विधान यहाँ पर विभाजन के कारण जो है पश्चिम बंगाल में जूट मिल और जो है पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादन भूमि चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान, यहाँ पर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हो गया। यानी यहाँ पर जो भारत हो गया, यहाँ पर भारत, ठीक है, भारत और यहाँ पर जो है पाकिस्तान, ये दोनों अलग हो गए। अब भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गए एक दूसरे से, अलग होने से क्या हुआ, यहाँ पर जो है भारत कुछ यहाँ पर उपजाऊ जो अच्छी जमीन थी यहाँ पर भारत पाकिस्तान के पास चली गई। ठीक है, यानी पूर्वी जो है यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर भूमि चली गई है, बहुत उत्पादन वाली भूमि चली गई पाकिस्तान में, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ गई है, भारत में आ गई। तो इससे क्या होगा, जब भूमि यहाँ पर पाकिस्तान में अच्छी भूमि चली गई, तो इससे क्या हुआ कि भारत के विकास एकदम कृषि पर प्रभाव पड़ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, विनिर्मित निर्यात में। तो विनिर्मित निर्यात में यहाँ पर की और आयात में वृद्धि, तो यहाँ पर क्या हुआ, आयात में वृद्धि हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, आयात में वृद्धि हुई। तो देखिए क्योंकि हमारे पास अब लोग यहाँ पर क्या हो गया था, कमी हो गई थी कृषि उत्पादन वाली भूमि पाकिस्तान में चली गई, तो अब कम उत्पादन हो रहा था, जिसकी वजह से हमें आयात करना पड़ा दूसरे देश से, हमें दूसरे देश से सामान को मंगाना पड़ा। तो ये था। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर आप एक दो पॉइंट भी याद रख लेते तो चल जाएगा, लेकिन आपको मेन पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है मेन पॉइंट, कृषि का पिछड़ापन। ठीक है, और यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था। पहला पॉइंट क्या था हमारा, बढ़ रही क्षेत्रीय असमानता। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही थी, और साथ में क्या बढ़ रहा था, यहाँ पर कृषि का पिछड़ापन था। नेक्स्ट है हमारा अविकसित औद्योगिक क्षेत्र, कि औद्योगिक क्षेत्र हमारे इतने विकसित नहीं थे। तो बी औद्योगिकरण नीति तथा भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में पहले क्या होता था, हाथों से कलाएं बनाई जाती थी, हस्तकला बहुत अच्छी थी, लेकिन वो क्या हुआ, उनका धीरे धीरे पतन हो गया, यानी खत्म हो गई, धीरे धीरे उनका खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बी औद्योगिकरण नीति के दोहरे यानी जुड़वा उद्देश्य थे। तो यहाँ पर क्या दो उद्देश्य थे। उसके बाद आता है भारत को कच्चे माल का निर्यात बना। तो यहाँ पर क्या कर लिया था, भारत को जो है ब्रिटिश सरकार ने कच्चे माल का निर्यात यहाँ पर बना, यहाँ इसका मतलब है भारत को कच्चे माल का जो है निर्यातक बनाना। तो सबसे पहले कच्चे माल का भारत को निर्यातक बना लिया था, कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि कच्चा माल भेजेंगे अपने देश में, वहाँ से चीज़ें बनकर आएंगे। तो ये क्या कर रहे थे, बहुत ही चालाक थे। तो यहाँ पर बहुत ही चालाकी से काम हो रहा था। तो क्या हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर जो है मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत है, अब यहाँ पर भारत है, और ये मान लीजिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन। ठीक है, अब यहाँ पर ये भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब यहाँ पर जो एक व्यक्ति रहता है, ये जो है मान लीजिए ये ब्रिटेन का आदमी है यहाँ, जो कि भारत में आया है। अब यहाँ से ये लेकर जाता है वस्तु कच्चे माल के रूप में। अब यहाँ पर ये जो है भारत से कच्चा माल लेकर जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक चीज़
मैं एक बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ से गन्ना, यहाँ पर गन्ने की फसल हो रही है, ठीक है, गन्ने की फसल हो रही है और यहाँ पर गन्ना लेकर जाता है और यहाँ पर ये अपने देश में लेकर जाएगा, ठीक है। लेकर जाने के बाद ये व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर ब्रिटेन में क्या है, उद्योग है, तो यहाँ पर इस फैक्ट्री है, उद्योग है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गन्ने से क्या किया, क्या बनाया, यहाँ से गुड़ बनाया, ठीक है, गुड़। तो यहाँ पर इन्होंने गुड़ बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई, मिठाइयाँ बनाई और फिर उसको लेकर आ गए भारत में, ठीक है, उसको लेकर आ गए भारत में। अब यहाँ पर इन्होंने दुकानों में इन मिठाइयों को जो है बेचना शुरू किया, ठीक है, बेचना शुरू किया। तो बस यहाँ पर यही काम चल रहा था इनका कि यहाँ से संसाधनों को लेना है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कच्चा माल लेना है, ठीक है, कच्चा माल यहाँ से जो है भारत से कच्चा माल लेना है और लेकर जाना है अपने देश में, यानी इसका निर्यात करना है, ठीक है। तो कच्चे माल का निर्यात हो रहा था दूसरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ से जो बना हुआ माल था, यहाँ से जो वस्तु बन के आती थी वो आ रही थी हमारे देश में और उसको बेचा जा रहा था, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा था, खत्म होते जा रहे थे और यहाँ पर जो है विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर जो है भंडारण हमारे देश में होता जा रहा था। तो इस तरह से ये काम कर रहे थे। इसी तरह से धीरे धीरे इसकी वजह से हमारे देश का शोषण होता गया, प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म होते गए। जो एक समय पे सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो सोने की चिड़िया नहीं रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए काफ़ी बोरिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी है और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और इंटरेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन आप देखिए इंटरेस्टिंग तो है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरह से ये लोग कैसे जो है अपने जाल में इसको फंसा रखा था भारत को, कैसे ये जो है बहुत ही चालाकी से जो है अपने कच्चा माल यहाँ से निर्यात करते थे, उसके बाद जो लेकर आते थे बना हुआ माल, ठीक है। तो ये इसी तरह से हो गया, बहुत ही मतलब चालाकी से काम करते थे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत को ब्रिटेन उद्योग के विनिर्मित उत्पादों का आयात बाजार बना, मतलब ये एक वही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर आते थे और भारत को अपना बाजार बना रहे थे, ठीक है, वस्तुएं बना करके लेके आते थे, भारत को अपना क्या करते थे, बाजार बना लेते थे। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट है। दूसरा है यहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव। जो पूंजीगत वस्तु थे उनके उद्योग का अभाव था, यानी पूंजीगत वस्तु के उद्योग नहीं थे और सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता। जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या था, यहाँ पर जो है कौन सा शासन था, औपनिवेशिक शासन था। मतलब यहाँ पर जो है अंग्रेज हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे। तो अंग्रेज राज कर रहे थे तो अंग्रेजों का क्या था, शासन था, ठीक है। तो अंग्रेजों का क्या था, शासन था। तो वो जैसा कहेंगे वैसा वो चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लोग क्या कर रहे थे, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, यानी जो है सीमित क्रियाशीलता थी, बहुत कम कुछ करते थे ये लोग, ठीक है, अपने ही फायदे के लिए करते थे। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने सड़क बनवाई, तो सड़क भी क्या करते हैं, वो अपने फायदे के लिए बनवाते ताकि कि हम भारत से सामान ले जाकर ब्रिटेन में बेच सके, ठीक है। तो इसलिए ही सड़क बनवाई है। तो ये अपने फायदे के लिए करते थे। अब देखिए भेदभावपूर्ण यहाँ पर टैरिफ नीति, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति को यहाँ पर विकास किया गया। तो इस तरह से हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए हस्तशिल्प उद्योग के पतन हुआ प्रमुख यहाँ पर दुष्परिणाम। तो यहाँ पर क्या हुआ, हस्तशिल्प जो उद्योग था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर भारत में जो है भीषण बेरोजगारी आ गई। अब देखिए हस्तशिल्प उद्योग मतलब हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी भारत में, खुद जैसे कपड़े बनाने हैं। यहाँ पर क्या होता था कि अगर भारत को कपड़े बनाने हैं, ठीक है, अगर भारत के लोगों को कपड़े बनाने हैं, अगर कपड़े बनाने हैं तो भारत में जो है व्यक्ति जो है वो अपने हाथों से कपड़े बनाते थे। क्या बनाते थे, अपने हाथों से कपड़े बनाते थे। अब यहाँ पर एक कपड़े बनाते थे तो यहाँ पर क्या होता था, इन्हें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अंग्रेज लोग जो थे, मान लीजिए ये अंग्रेज है, तो ये अंग्रेज लोग थे बहुत ज़्यादा होशियार थे और ये क्या करते थे, यहाँ से जो है कपड़े के लिए जो है जो भी मटेरियल होता था अपने देश में लेकर गए। वहाँ पर इनके पास मशीनें थी काफ़ी, ठीक है, तगड़ी मशीनें थी। वहाँ पर मशीनों से इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है जल्दी कपड़े बनाए और यहाँ पर वापस लेकर आए, भारत में बेचने शुरू कर दिया।
अब यहाँ पर भारत में जो है दुकानें लगा दी, बेचना शुरू कर दिया। अब आप बताइए यहाँ पर जो ये व्यक्ति है जो भारत में ही पहले से कपड़े बना रहे थे, हाथों से बना रहे थे, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मशीनों से बना रहे हैं। अब ये मशीनों से बना रहे हैं तो इनका काम बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी में भी हो रहा है, ठीक है, और इन्हें सस्ता भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर और इनकी मेहनत भी कम लग रही है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा माल भी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बना पा रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है अपना सामान बाजार में सस्ते कीमत पर बेच पाते थे। और लेकिन हमारे देश में जो उद्योगी थे, उद्योगपति यानी जो हस्तशिल्प कलाकार थे, वो क्या करते थे, वो बनाते थे अपने हाथों से, काफ़ी समय लगता था, और वो कपड़े बना रहे हैं अपने हाथों से, बुन के बना रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कपड़े, भारत के जो कपड़े थे वो क्या होने लगे, महंगे होने लगे। महंगे क्या होने लगे, महंगे, यानी भारत में जो है महंगाई बढ़ने लगी। भारत में जो कपड़े बन रहे थे, हाथों से बनाए जा रहे थे, वो महंगे होने लगे, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था और काफ़ी महंगे होने लगे। लेकिन इसकी महंगाई की तुलना में अगर मान लीजिए ये जो है 80 रुपए का एक कपड़ा मिल रहा है, तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिश वाले लोग हैं, ये मशीनों से बनवा के उसे जो है यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए में ही बेच पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत महंगे होने लगे और ये बहुत सस्ते दामों में लोग होने लगे। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ भी मिल रही थी, सस्ती भी मिल रही थी। तो भारत के लोगों ने क्या किया, जो भारत में रह रहे थे, भारत में लोग जो रह रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इस यहाँ पर ये जो सस्ती चीज़ है इसको खरीदना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका जो है धंधा बंद हो गया। मतलब कहने का मतलब है इनका जो उद्योग था वो बंद हो गया, हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया, कपड़ों का उद्योग खत्म हो गया। अब क्योंकि इनका कंपटीशन था, ये कंपटीशन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से इनका जो है उद्योग खत्म हो गया। भारत का जो है खुद अब विकास नहीं कर पाया, एक तरह से यहाँ पर गुलाम बनता चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गए, ठीक है। और जिसकी वजह से अब यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया, तो उद्योग में काम कर रहे, भारतीय उद्योग में काम कर रहे लोग बेरोजगार हो गए, तो भीषण बेरोजगारी आ गई। उसके बाद आता है भारतीय उपभोक्ता बाजार में नई मांग का सृजन होने लगा। लोग क्या करने लगे, यहाँ पर नई जो है यहाँ से जो लेकर आ रहे थे, ये जो नई चीज़ें हैं इनकी मांग ज़्यादा करने लगे। उसके बाद आता है स्थानीय विनिर्मित जो है वस्तु की आपूर्ति, यानी वस्तु की आपूर्ति में भारी कमी आई। स्थानीय निर्मित मतलब कहने का मतलब स्थानीय निर्मित मतलब जो स्थान पर निर्मित हुई थी, भारत में खुद से बनाई गई थी, उन वस्तुओं की मांग में कमी आने लगी, क्योंकि वो वस्तु क्या होती थी, महंगी होती थी। अब महंगी वस्तुएं कौन खरीदेगा, जबकि उन लोगों को जो है सस्ती वस्तुएं और अच्छी वस्तुएं कम कीमत पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, कम कीमत वाली वस्तुओं खरीदते थे और महंगी वस्तुएं नहीं बिक पाती थी। धीरे धीरे इनका उद्योग खत्म हो गया, बेरोजगार हो गए ये लोग, ठीक है। तो इस तरह से भारत जो है स्वयं जो भारत का उद्योग था, भारत के लोगों का उद्योग था, वो धीरे धीरे खत्म होता गया और भारत के लोग खुद विकास नहीं कर पाए, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन से जो है सस्ते विनिर्मित उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि। इसके अलावा जो है यद्यपि आधुनिक उद्योग जैसे कि 1907 में यहाँ पर टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई, परंतु ऐसे प्रयास बहुत कम एवं अपर्याप्त थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ब्रिटेन से वस्तुएं आ रही थी, ठीक है, उनमें भारी वृद्धि हो गई, बहुत ज़्यादा आयात होने लगा, वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगी, ठीक है। क्या होने लगा, आयात होने लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आयात में वृद्धि हो गई, जो है वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे विदेश से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर वस्तुएं क्या होने लगी, आयात होने लगी। क्या होने लगी, आयात होने लगी, ठीक है, आयात बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हुआ था जिससे विकास नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे विदेशी व्यापार की विशेषताएं। अब विदेशी व्यापार जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है,
क्यों ना हम इस जो है इस टॉपिक को जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करें, क्योंकि आप ये जो है थियोरेटिकल वीडियो है काफ़ी बोर हो जाएंगे आप। अगर हम नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे तो आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, विदेशी व्यापार की विशेषताएं। लेकिन आपको ये जो नेक्स्ट पार्ट में जैसे ही अपलोड करूंगा आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा। अगर आपने ऑल पर सेट कर रखा होगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो आपको क्या करना, अगर नहीं सेट है तो सेट कर लीजिए ऑल पर। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, तो तुरंत आपको जो है मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।